नहीं, चलिए आज हम लोग क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6, ठीक है, मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, सबसे पहले समझिए विस्थापन होता क्या है, विस्थापन किसे कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्तियों को, ठीक है, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर बसाया जाए, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कहीं पे इंडस्ट्री खोल रहा है, कहीं पे खदान मिल गया, कहीं पे पुलिस का कैंप खोलना है, ठीक है, तो सिचुएशन में क्या होता है कि वहां के लोगों को उठा करके गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे स्थान पे उतना जितना उसके पास लैंड होता है या घर होता है वो सारा मुआवजा देकर के दूसरे स्थान पे उसे क्या करती है, बसाने का काम करते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब समझिए, पहले देखिए कुछ इसमें अस्मरणीय तथ्य है, उस तथ्य को देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट में है क्या कि 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल का अमेरिकी महाद्वीपों में विस्तार नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि उपनिवेश किसे कहा जाता है और कोई भी देश अपने देश में उपनिवेश की स्थापना कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो उपनिवेश जैसे कि मान लिया जाए, समझने के तौर पर इंडिया की बात हम लोग करते हैं, भारत की बात करते हैं, जिसमें हम लोग को बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, महारानी विक्टोरिया के आदेश पर। ठीक है, और वो उस समय भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आए थे कि हम भारत में जाएंगे और वहां जाकर के क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो यहाँ की शासन तंत्र थी, शासन व्यवस्थाएं थी, ठीक है, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी ना। तो उस सारे कमजोरी, उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य की जो भी उत्तराधिकारी हुए उनमें शासन चलाने की योग्यता नहीं थी, यानी वो कहीं ना कहीं अयोग्य साबित हुए। ठीक है, तो उसका फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया कि भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ करते, उसी को उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, समझिए पहले। अब उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र या ताकतवर राष्ट्र किसी कमजोर या दुर्बल, ठीक है, दुर्बल राष्ट्रों पर जा करके शासन करे, या फिर वहां के जितने भी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, वे सारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या करे, उपयोग करे, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। क्लियर है? तो उसी तरीके से, ठीक है, अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। तो पहला क्या हुआ कि व्यापार करने के उद्देश्य से, तो व्यापार करने के उद्देश्य से क्या कि कुछ वैसे, जैसे हम लोग कहीं पे एक फैक्ट्री खोल दें, ठीक है, आज मान लीजिए कपड़ा उद्योग खोल दें या किसी अन्य चीज का फैक्ट्री खोल दें, तो सबसे पहले उसमें क्या चाहिए हमको, अगर यहाँ पे हम एक फैक्ट्री खोल देते हैं, ठीक है, कोई जगह मान लीजिए XYZ कुछ भी है, ठीक, तो इस फैक्ट्री को चलाने के सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मजदूर नहीं, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, यानी कच्ची वस्तुएं चाहिए। जैसे हम कपड़ा का फैक्ट्री खोल रहे हैं तो फैक्ट्री को चलाने के लिए हमको कपास चाहिए, रेशम चाहिए, धागा चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये तो हमें मिल जाएगा, तो इसको हमको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं
वैसे स्थलों पर निर्भर रहना पड़ेगा जहां पे उसका उत्पादन होता होगा, है यही करना होगा ना। अब इसका मान ले जाए कि उत्पादन हो गया, ये मिल गया, वर्कर मिल गया। अब फसल या फिर जिस वस्तु का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं वो अगर उत्पादन हो गया, तो उत्पादन होने के बाद क्या चाहिए हमको, इसको बेचने के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए, बाजार चाहिए। चाहिए बाजार कि नहीं चाहिए? अब बाजार भी मिल गया अब बाजार मिल गया हमको, ठीक है। अब बाजार वैसे स्थानों को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो, ज्यादा जहां पे बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लोग थे, ठीक है, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, दूसरे देशों में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया, ठीक है। तो ये फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, ठीक है, अपना देश में तो बेच ही रहे थे, बल्कि कहां कहां, अब अमेरिका, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भी जाकर वो अपना व्यापार को विस्तार करने लगे, ठीक है। अब समझिए पहले इस विस्तार से क्या हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कहां चले गए, ये आ गए अमेरिका में चले गए, ठीक है। कहां आ गए, अमेरिका में आ गए। अमेरिका से कहां कौन आ गया, मान लीजिए कि इंग्लैंड कहां व्यापार करने लगा, अमेरिका में जाकर। समझिए पूरा कॉन्सेप्ट इसका, कैसे उपनिवेशवाद का किसी देशों पर अपना उनका अधिकार उत्पन्न होता है, ठीक है। अब क्या करने लगा, ये ब्रिटेन जाकर, इंग्लैंड जाकर कहां व्यापार करने लगा, अमेरिका के ऊपर। अब समझिए पहले उद्योग भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है कुटीर उद्योग और दूसरा होता है लघु उद्योग। समझ में आ रहा है? कुटीर उद्योग वैसे उद्योगों को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हाथ या छोटी छोटी उपकरणों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और लघु उद्योग वैसे उद्योगों को कहा जाता है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उसे लघु उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? अब समझिए इंग्लैंड कहां व्यापार करने लगा, अमेरिका में। तो क्या अमेरिका में कुछ छोटे मोटे उद्योग होंगे, नहीं होंगे? होंगे, जिसको घरेलू उद्योग हम लोग बोल सकते हैं, कुटीर उद्योग बोल सकते हैं। अब अमेरिका में क्या बनाया जाने लगा, मान लीजिए कोई वस्तु बनाया जाने लगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या ले लें एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी मान लिया जाए, कपड़ा मान लीजिए, कुछ भी मान लिया जाए। अब वो मान लिया जाए कि वहां बनने लगा, तो दोनों का मूल्य में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर इस कुटीर उद्योग का मूल्य है 10 रुपया और इसका मूल्य रख दिया जाए 5 रुपया, और डिजाइन ज्यादा हो, फैशन ज्यादा हो, तो कौन सा वस्तु बिकेगा, ये बिकेगा ना। तो इसमें जो भी वर्कर काम कर रहे थे उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब होगी। तो इस तरीके से किसी देशों में जाकर के उपनिवेश की स्थापना की जाती है। क्लियर है? कि कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं है ना? चलिए आगे क्यों चले। नेक्स्ट पॉइंट है, 17वीं सदी में जब यूरोपीय लोग दूसरे महादेशों में अपना प्रवास स्थापित किया, तो प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रवास उसी कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे रोजगार की तलाश में जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का घर कहीं और है, हम लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए, तो हम लोग कुछ समय के लिए प्रवास किए हुए हैं ना, कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएंगे, हमेशा ही पे रहेंगे, नहीं रहेंगे। यानी क्या होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं एक स्थान दूसरे स्थान पे जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ना, और स्वतः फिर जो हमारा जन्म स्थल है उस स्थल पे हम जाएंगे, ठीक है। तो प्रवास दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक एक चीज समझते जाइए। एक होता है पहला राष्ट्रीय प्रवास, और दूसरा होता है
अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, कितने प्रकार का प्रवास होता है? दो प्रकार से, एक राष्ट्रीय एक अंतरराष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय प्रवास वैसे प्रवास को कहा जाता है, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति अपनी देश की सीमा के अंदर ही, ठीक है, व्यापार करता हो या वहां पे जाके रोजगार की तलाश में गया हो, उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। क्लियर है? जैसे भारत है, तो भारत के अंदर हम लोग किसी भी राज्य में चले जाए वो हमारा राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। लेकिन भारत के बाहर अमेरिका चले जाए, फ्रांस चले जाए, चीन चले जाए, रूस चले जाए, तो वो हमारा कौन सा प्रवास होगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, तब यूरोपीय लोगों द्वारा बसाए गए ऐसी बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। ठीक है, क्लियर? जैसे सुने होंगे शहर में को फलाना कॉलोनी, वो कॉलोनी, तो कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि लोग दूसरे स्थानों से यहाँ पे जमीन खरीद करके या फिर यहाँ पे बसे हैं निवास के, वो तो अस्थायी तौर पे यहाँ के निवासी नहीं है। ठीक है, चलिए, जब यूरोप से आए लोग अपने मातृ देशों से स्वतंत्र हो गए, तब उन्हें राज्य देश का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि बहुत ऐसे लोग, शरणार्थी समझ में आता है कि जैसे कि बहुत ऐसे लोग या उस देश में उसे प्रताड़ित किया जाता है या देश से उसे निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, तो दूसरे देशों में क्या होते हैं? शरण लेते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोग का पॉलिटिकल में, नागरिकता बताए थे ना, तो किस तरीके से लोगों को नागरिकता दी जाती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देशों में शरण लेता है तो उस देश के नागरिक का दर्जा जो है उसे दे दिया जाता है। क्लियर है? उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है, जब पॉलिटिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, कि क्या उसको कैसे कैसे नागरिकता लेने का जो प्रावधान है। नेक्स्ट है सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए और आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। यानी ये पूछ सकता है सेटलर शब्द, ठीक है, किन किन देशों के नामों के बीच में प्रयोग किया जाता था या किन किन देशों के साथ प्रयोग किया था या किन किन देशों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्तों से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, द्वीप किसे बोला जाता है? चारों तरफ क्या है कि जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, बीच वाला स्थल, जैसे यहां मान लिया जाए कि समुद्र है और इसके बीच में द्वीप होगा। चारों तरफ से क्या, इधर भी जल है, इधर यानी चारों तरफ क्या है कि जल से पूरा वो ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। प्रारंभ की बात है, तो प्रारंभ में क्या, जिस तरीके से आज हमारा आधुनिक समय है, मॉडर्न एज है, क्या इस तरीके से लोग निवास करते थे, रहते थे? नहीं रहते थे। उनके पास अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। ठीक है, और ज्यादातर वो कहां रहते थे? नदी घाटी में निवास करते थे। ठीक है, तो नदी घाटी में निवास करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वहां पर लोगों को समुचित रूप में जितना उनको पानी चाहिए वो पानी वहां से प्राप्त हो जा रहा था, मिल जा रहा था। ठीक है, जिसके कारण वो नदी घाटी वाले क्षेत्रों में नहीं निवास करते थे, अदर किसी दूसरे क्षेत्र में निवास नहीं करते थे। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब दूसरा रीजन और था कि नदी घाटी क्षेत्र में क्यों रहते थे। पहला तो क्या मिल गया? पानी मिल गया। दूसरा क्या मिलता था? खेती के लिए साधन। तीसरा शिकार करते थे। वो शिकार कैसे करते थे? मान लीजिए कि नदी गया हुआ है, अब यहां से इधर पूरा जंगल है, अब यहां से जानवर पानी पीने के लिए आएंगे नदी में कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो जब ज्यादा मात्रा में जानवर आएंगे तो उस पर वो अटैक कर सकते नहीं कर सकते? एक जानवर मिलेगा तो क्या उस पर हमला करना काफी कठिनाइयां होगा। लेकिन यहाँ पे एक झुंड, एक 10 भी 50 की संख्या में अगर जानवर होंगे तो उस पर अगर हम अटैक करेंगे तो एक ना जानवर जरूर मरेगा। मरेगा ना कि नहीं मरेगा? मरेगा। तो वो क्या, वो शिकार का भी साधन हुआ। समझ में आ रहा है? चलिए, यह मुख्यतः बायसन, जिसको होता है जंगली
भैंसे का शिकार करते थे। ठीक है, मतलब हुआ शिकार करके भी अपना क्या करते थे, जीवन बसरे जीवन गुजर वो करने का काम करते थे। क्लियर? जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे तो स्थानीय मूल निवासियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया तथा उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। अरे जब दूसरे अलग अलग क्षेत्र के लोग जब वहां पे आए तो उनका क्या होता है, जनरली उसको स्वागत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोग वहां के, ठीक है, बसिंदों को कंबल, लोहे का बर्तन और शराब देते थे। ठीक है, बसिंदे कहने का मतलब है कि वहां पर जो लंबे समय से बसे आ रहे थे उसी को क्या बोलते हैं, बसिंदे बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं क्या कि वहां के मूल निवासी है ना। मूल निवासियों को तंबाकू, शराब की आदत यूरोपियनों ने लगाया था। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर जो मूल निवासी के लोग निवास कर रहे थे, बस रहे थे, वे लोग तंबाकू और शराब का भी सेवन करते थे ना। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग अभी जिस चीज का हमारे समाज में प्रचलन है, चाहे वो तंबाकू हो, गुटखा, जो भी कुछ हो, बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अमेरिका से आ जाएंगे तो क्या उसका वो सेवन तुरंत करना शुरू कर देंगे? नहीं या फिर हम ही लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के सारे कल्चर को हम लोग तुरंत अपना लेते हैं, बाकी समय लगता है ना। नेक्स्ट, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरी पान के आधार पर ही करते थे। पहला क्या है, लोगों की पहचान किससे होती? पहला तो होता है साक्षरता से, कितने लोग पढ़े हुए लिखे हैं, उनकी वार्तालाप बातचीत करने का तरीका से हम लोग पकड़ लेते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहा है ना। ठीक है, आगे क्या है, संगठित और धर्म, जैसे ही लोगों के बीच में क्या एकता बनाने का काम करता है। ठीक है, शहरी खान पान, शहर में किस तरीके के लोग रहते थे, जैसे हम लोग क्या अलग अलग जब क्षेत्र में जाएंगे तो जिस तरीके से लोग वहां रहते हैं क्या हम लोग पूरा एफर्ट कर पाएंगे? आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुला दिया शहर में, तो बहुत ऐसा है जिसके बारे में वो नहीं जानते होंगे, ना सुने होंगे, तो समस्याएं तो होंगी ना। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के मूल निवासी को असभ्य बताया। असभ्य का मतलब उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में क्या था, उन्हें जानकारी नहीं था, उसके बारे में वो जानते नहीं थे, उसी को असभ्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मूल बसिंदों यूरोपीय लोगों के साथ 3 चीजों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, आदान प्रदान का मतलब क्या, लेन और लेन देन, खरीदना और बेचना, वही होता है ना। ठीक है, वह उसके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे, वही दूसरी और यूरोपीय लोगों के लिए माल था। ठीक है, इसे उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना चाहते थे। अब कोई व्यक्ति व्यापार करता क्यों करता है, जैसे हम ही लोग कोई वस्तु को बेचेंगे तो बेचने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए कि लाभ होना चाहिए। हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट को बाजारों में जाकर बेचते हैं तो उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उससे जितना हम क्या कमा सके, फायदा कमा सके, लाभ कमा सके, यही उद्देश्य होता है ना। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद, ठीक है, खिसकती रहती थी, जैसे जैसे यह खिसकती जाती, ठीक है, और मूल निवासियों के पीछे खिसकने के लिए बाध्य या पाय किया जाता था। ठीक है, या बाध्य बोल सकते हम लोग। अब कहने मतलब कि जैसे हम लोग पहाड़ पर है, वो खिसक करके नीचे हो रहा है, तो हम लोगों को उस स्थल को छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ठीक है, या हम लोग यहाँ बहुत बड़ा इधर खाई है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अचानक वो खाई धस जाए तो क्या हम लोग यहीं रहेंगे? हम लोग तो स्वाभाविक है कि दूसरे स्थान पे जाके बसेंगे ना, कि नहीं बसेंगे? बसेंगे, रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय लोग अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए क्या है, ये लोग जमीन की सफाई की और खेती का विस्तार किया।
खेती का विस्तार किया या खेती का वहां पे क्या किया, विकास किया। जब स्वाभाविक है कि जब लोग खेती करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, खेतों का क्या करना शुरू करेंगे, विस्तार करना शुरू करेंगे। यानी जो भी वहां पे जंगल होगा, झाड़ी होगा, उसे काट करके हटाएंगे और उसे खेती योग क्या करेंगे, भूमि बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसी फसल, ठीक है, अब कौन कौन था, धान कपास उगाए जो यूरोपियों में नहीं उगाई जाती थी। यानी उस कंट्री में वैसे फसलों का उत्पादन किया जाने लगा जिस फसल का उत्पादन वहां पे नहीं होता था। अभी नया फसल, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैसे फसल का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, झारखंड में देखिएगा अंगूर का उत्पादन होगा क्या, सेब का उत्पादन होगा क्या, होगा नहीं होगा। अब वे सब फसलों का यहाँ उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन होने लगे तो हमारे मन में, आपके मन में क्या जिज्ञासा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या फिर वैसे वस्तु जो भारत में भी उत्पादन नहीं हो रहा है, अदर कंट्री में हो रहा है, उसका भारत में उत्पादन होने, तो हमारी बीच और आपके बीच क्या जिज्ञासा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। जो यूरोपियन नहीं उगाते थे, इन फसलों को यूरोप में बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते थे। अब जो फसल यहाँ पे नहीं भी उत्पादन हो रहा है और हमको बहुत ज्यादा पसंद है, तो फसल कितना हो महंगा, हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ना। जैसे शराबी को देख लिया, शराब कितना हो महंगा कर दिया जाए, लेकिन क्या वो पीना छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1873 ईस्वी में कटीले तार की खोज की गई जिससे जंगली जानवरों से खेत को सुरक्षित किया जा सकता है। आज भी कटीली काट जो तार होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि चारों तरफ से क्या उसको घेर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको चारों तरफ से लगाया जाता है कि उसमें बहुत सारे जानवर न घुस जाए, बहुत सारे मवेशी न घुसे, ताकि अगर वो उसमें अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो जो हमारा फसल है वो फसल को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो उसको सुरक्षित करने हम लोग कभी कहीं बाउंड्री भी करते हैं ताकि उसमें जंगली जानवर ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट 1865 ईस्वी में अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति हो गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। अमेरिका में दास प्रथा का समापन कब हुआ था, तो 1865 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में, अब्राहम लिंकन। ठीक है, इसके शासनकाल में दास प्रथा का क्या हुआ था, अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट 1867 ईस्वी में कनाडा स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित हुआ था। नेक्स्ट अमेरिकियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय ने धोखे से मूल निवासियों से ज्यादा जमीन ले ली या पैसे देने के मामले में वायदा खिलाफी की। आने का मतलब किसी के साथ वादा किया गया कि हमको इतना लैंड दिया, इतना जमीन दिया जाए, आपको इतना हम पूंजी देंगे, इतना पैसा देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उससे वो मुकरना शुरू कर दिए। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने, ठीक है, जॉर्जिया के चिरानकियों, ठीक है, इसको बोला जाता है कबीला, को अपनी जमीन से, ठीक है, अमेरिकी मरुस्थल की ओर खदेड़ने के लिए फौजी भेज दी। ठीक है, या फौज भेज दी। अब मरुस्थल वैसे भूमि कहा जाता है कि जहां पे सिर्फ रेतीला हो, बालू हो, जहां पे फसल का उत्पादन नहीं किया जा सके। ठीक है, 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफर में ही ठीक है, खप गए। नेक्स्ट है, अमेरिकियों के अनुसार मूल निवासियों आलसी, बाजार के अनुकूल उत्पादन, शिल्प कौशल, अंग्रेजी सीखने, ठीक है, कपड़े पहनने का ढंग आदि में कोई दिलचस्पी नहीं रखी। ठीक है, जैसे कि नई संस्कृति आएगा, नया कल्चर आएगा, तो क्या उस कल्चर को हम लोग अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे ना। जब तक उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं जगेगा, ठीक है, तो क्या उस कल्चर को हम लोग अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। ठीक है, अतः यह ठीक है, अपने लायक ही था। जब उसको उसमें दिलचस्पी नहीं आएगी, लोगों की जिज्ञासा नहीं आएगी, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक फ्रांसीसी अंगुतक, ठीक है, ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आदिम मनुष्य उसे मनुष्य जिसके पास सभ्यता नहीं, जिसके पास संस्कृति नहीं है, जिसके पास अपना कल्चर नहीं है, तो वो क्या होगा, आने वाला समय लुप्त हो जाएगा ना। कोई ना कोई तो कल्चर हमें अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे
ठीक है, जिन्हें रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण कहा जाता था। जैसे आज भी देखिएगा ST SC OBC जनरल सबका क्या है कि कोटा बांटा गया, उसको एक आरक्षण दिया गया है, कितना सीट में सिर्फ वही फाइट कर सकता है। ठीक है, कनाडा में 1869 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच मेटियो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए। ठीक है, वहां पे जो मूल निवासी थे उसके खिलाफ क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करना शुरू कर दिए थे। 1840 ईस्वी में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले। ठीक है, इसने गोल्ड रथ को जन्म दिया। इससे रेलवे लाइनों का निर्माण, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या आदि में क्या हुई वृद्धि। जब वहां पे खाद्य पदार्थ, कच्चे माल की प्राप्ति होने लगी तो स्वाभाविक है वहां पे नए नए इंडस्ट्री, नए नए उद्योग खुलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब और अप्रवासी एंड्रिक कानोर्गी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति बना। ठीक है, जब वहां पे क्या खुला, फैक्ट्री खुला, तो स्वाभाविक है अगर एक ही फैक्ट्री खुलेगा तो धीरे धीरे करोड़पति बनेगा ना। ठीक है, बाद में उसका टक्कर देने वाले आएंगे। नेक्स्ट है 1928 में समाज वैज्ञानिक लोवाइस, ठीक है, मेरियम के निर्देश में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। सर्वेक्षण का मतलब क्या, उसको रिसर्च करना। ठीक है, प्रकाशित हुआ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य, ठीक है, एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता यानी जो कमी थी, ठीक है, का बड़ा दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया। जब वहां पे लोग संरक्षण किया गया, सर्वेक्षण में जो भी चीज वहां पे कमियां थी वो सारी कमियों को क्या किया गया, वहां पे एक छापा गया और प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1934 ईस्वी का एक इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। एक्ट मतलब होता है कानून। ठीक है, जिसके तहत मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। ठीक है, कि जो वहां के मूल निवासी हैं वो क्या कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं साहूकार से या बैंक से, क्या ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। यानी गोरे लोग कहने का मतलब वहां के जो मूल निवासी जो अस्थायी तौर पे वहां से हजारों साल, लाखों वर्षों से निवास करते, उसी को मूल निवासी हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एवोजिन्स कहते थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहा जाता था, एवोजिन्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शहर समुद्र तट के साथ बसे हुए थे। यानी जब कोई भी शहर समुद्र के तट पर बसा हुआ था तो स्वाभाविक है अदर कंट्री के साथ, अदर देशों के साथ उसका व्यापारिक संबंध रहता होगा, व्यापार करते होंगे वो। ठीक है, जिससे उनकी अपनी जीविका चल पाती होगी। नेक्स्ट, 1942 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। ठीक है, बाद में इस टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। ठीक है, टापू कहने का मतलब जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि बंदरगाह, जहां पे नावों को खाली किया जाता है। ठीक है, तो उसी को टापू या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के दंडितों से जो बस्ती बनाई गई, ठीक है, उसका नाम सिडनी रखा गया। ठीक, नेक्स्ट, 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की नई राजधानी बनाने की योजना बनी। पहले ब्लू व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव आया, बाद में केनबरा नाम पर सहमति बनी, जिसका अर्थ सभा स्थल होता है। तो केनबरा का अर्थ क्या होता है, सभा स्थल। ठीक है, नेक्स्ट है 1968 ईस्वी में एक मानव शास्त्री WEH स्टेनर के व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस इतिहास
इतिहासकारों के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखो ना, सर्च करो। नेक्स्ट, मूल निवासियों की सांस्कृतिक या संस्कृतियों के अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना की गई, यानी अलग अलग संस्कृति के लोग थे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग बनाया गया, जहां पे हिंदी, खोरठा, जो भी उनकी भाषा होती होगी, उस भाषा के बारे में लोगों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करवाया जाता था। ठीक, नेक्स्ट, 1974 ईस्वी से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राज्य कवि नीति रही, जिसमें मूल निवासियों की सांस्कृतिक और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासी को भांति भांति, ठीक है, कि संस्कृतियों को समान आदर यानी समान आदर करने का मतलब क्या, कि जितना वहां के मूल निवासियों को, वहां अलग अलग लोगों को भी समान आदर किया जा रहा, समान तरीके से क्या उसके साथ बर्ताव या व्यवहार किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन के संबंध में टेरा, ठीक है, न्यूलियस कहती आई थी, जिसका अर्थ है जो किसी का नहीं है। ठीक है, तो किसका नहीं होगा, जो वहां के निवासी उसी का होगा ना, जो मूल निवासी नहीं होंगे क्या उसका होगा, नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है।